दोस्तों, इस बार के बजट में क्या मिला एक्स सर्विसमैन को? कितनी राशि बढ़ोतरी की गई है इस बार भूतपूर्व सैनिकों के लिए? बजट में कितने का आवंटन किया गया है? भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत क्या हो पाएगा भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिवारों की स्वास्थ्य की देखभाल इतने से आवंटन से? जानेंगे सब इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी गुजारिश ही नहीं अपितु विनती भी है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की तमाम जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, जहां संसद में बजट पारित किया गया है 2025-26 के लिए, लेकिन इस बजट में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस व डिफेंस सेक्टर को क्या मिला? यदि आप इसके बारे में गहनता से जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल देशभक्ति डायलॉग में आप जाके देख सकते हैं और हाँ, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जहां देश में लगभग 34 लाख डिफेंस पेंशनर आज के दिन में हैं, जिनकी पेंशन भी डिफेंस बजट से ही पूरी होती है। भले ही सरकार ने OROP 3 लागू कर दिया है, लेकिन इसमें भी मलाई कोई और खा गए और नीचे वाले बस ताकते रह गए और इस बार भी इसकी विसंगतियां भी दूर नहीं हो पाई। इस बार फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के बजट में भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन हेतु 1,61,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 13.7% यानी कि 13.7% ज्यादा है, जो भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों और उनके आश्रितों के लिए है। वहीं सरकार ने ECSS के तहत यहां पर 8,317 करोड़ रुपए दिए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट से 19.38% अधिक है, जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके फैमिली और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए गए हैं। लेकिन क्या फिर भी ECSS में मेडिसिन प्राप्त हो पाएगी? यह एक क्वेश्चन मार्क है। ये तो भगवान ही मालिक है। जिस प्रकार से आज के दिन में ECSS के अंतर्गत कोई पेशेंट वहां पर भूतपूर्व सैनिक या उनके परिवार, उनके बच्चे वहां पर दिखाने के लिए जाते हैं, रेफर किया जाता है। 6 स्टाफ यहाँ पर रेफर के लिए मिलते हैं एक बार के रेफर में, लेकिन उसके बाद जब ECSS वापस जाना पड़ता है मेडिसिन के लिए, तो वहां पर कई ऐसी मेडिसिन होती है जो वहां पर मुहैया नहीं हो पाती है, या तो समय पर नहीं हो पाती, या अगर डिमांड बना दिया जाता तो फिर उसके बाद वो मेडिसिन फिर मिलती नहीं है, या वो खरीदी जाती हैं तो उनका बिल फिर पास नहीं हो पाता है। बिल पास करने के लिए वहां पर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं तो ये कह लिया जाता है कि हम डिपो से भाई मंगा लेते, तुमने क्यों खरीद ली? अब जब खरीद ली तो फिर बोला इसको खरीदना नहीं है, ऐसा कर लो, या बोला 60 रुपए का है, 50 रुपए का है, तुम बाजार से खरीद लो, या प्रधानमंत्री वाले से खरीद लो, और वहां जाके वो भी नहीं मिलता कभी कभी। तो ये सारी विसंगतियां एक एक्स-सर्विसमैन को, जो कि यहाँ पर डिसेबल्ड सोल्जर हैं, उनको हमेशा देखनी पड़ती है, या वो भूतपूर्व सैनिक है जो अपने इलाज के लिए, अपने बच्चों और अपनी पत्नी के इलाज के लिए वहां पर जाते हैं, तो ये समस्या उनको हर बार देखने को मिलती है। आखिर इस प्रकार की विसंगतियां कब तक दूर हो पाएंगी? जब हॉस्पिटल के अंतर्गत जाते हैं तो उनके मेडिसिन अलग होते हैं, जब ECSS में आते हैं तो उनके मेडिसिन फिर डिफरेंट होते हैं, तो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है और मेडिसिन नहीं मिल पाती, जिससे ट्रीटमेंट गड़बड़ा जाता है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि आखिर इस प्रकार की विसंगतियां क्यों आ रही है। इसमें आर्मी को भी इसमें काम करना होगा, इसमें सोचना होगा, और वही जो है, जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं या उनकी फैमिली, बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पर पेंशन में विसंगतियां देखने को मिलती हैं, यानी कि जो पहले के रिटायरमेंट है उनको पेंशन में विसंगतियां देखने को मिलती हैं। हालांकि आज के दिन पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम को यहाँ पर जानकारी न होने से यहाँ पर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वही बात करते हैं अब यहाँ पर जो OROP को लेकर है। जब भी OROP 3 की जब डिमांड हुई थी तो काफी सारा अनशन हुआ, उसके बाद जो है चाहे जवानों ने यहाँ पर अनशन किया, जबकि जवानों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जवानों को दरकिनार किया गया है OROP 3 में, यानी कि उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। और इस प्रकार से OROP 3 में अभी भी विसंगतियां हैं, यानी कि जो लोग जब OROP 3 कर रहे थे तो कई ऐसे अधिकारी जो OROP 3 में बैठे हुए थे, उनको सरकार द्वारा तो या तो उनको पद दे दिया गया और या तो वो लोग मलाई खा गए। ये तो सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा हुआ तो वहां पर जो है अधिकारियों के द्वारा अपनी मलाई चाट गए, मलाई को खा गए
और वहां जो है जवानों को बस धोखा दे गए। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और वही जो है अधिकारियों के जो है बेसिक पे पे जो डिपेंड करता है पेंशन, इस प्रकार से जो है अधिकारियों के पेंशन में OROP 3 में बम्पर वृद्धि हो पाई, लेकिन जवानों के OROP 3 में पेंशन ना के बराबर वृद्धि हुई है। ये भी वो सोचने वाली बात है। सरकार को इसमें गहन अध्ययन करना होगा कि आखिर जवानों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है। इस प्रकार से जवानों को सुनना बहुत जरूरी है, जो कि भारतीय सेना जो है जवानों से बनी हुई है। तो ये भी एक सोचने और समझने वाली बात है, जहाँ की जवानों को नीचे जो तबका होता है, हमेशा जो ऊपर वाला होता है हमेशा नीचे वाले पर राज करने की कोशिश करता है। और आखिर से ब्रिटेन शासन की प्रथा को कब तक हम रखेंगे, और इसको दूर करना बहुत जरूरी है। यानी कि जवान के बलबूते पर, जवान के कंधे में सवार होकर जो है कोई यहाँ पर मलाई खा जा रहा है और जवानों को उस प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। ये बहुत सोचनीय विषय है, इसके बारे में सरकार को सोचना होगा। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आप हमारी बातों से अगर सहमत हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में यस लिखते हैं, नहीं है तो नो लिखते हैं, कोई बात नहीं। इस प्रकार से जवानों को जब भी यहाँ पर दिक्कत होती है तो यहाँ पर बहुत सामना करना पड़ता है। वहीं पेंशन में भी उनको सामना करना पड़ता है। OROP 3 का बेनिफिट उतना ज्यादा जवानों को नहीं मिल पाया है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ बात करते हैं तो सूबेदार मेजर या ऑनरी के जो रैंक है, लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन है, उनको बेनिफिट हो पाया है। लेकिन नीचे के हम कहते हैं कि जो अदर रैंक से है या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं, JCOs हैं, उनको कम बेनिफिट हो पाया है। और जवानों को तो जो JCO से नीचे हैं उनको तो ना के बराबर बेनिफिट हो पाया और OROP 3 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।